नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। बिहार में शांतिपूर्ण रहा पहले दौर का मतदान, 57% लोगों ने डाले वोट। दूसरे दौर के प्रचार में पकड़ा जोर। सुधींद्र कुलकर्णी पर शिवसेना ने फेंका काला पेंट। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब के विमोचन से नाराजगी। गृह राज्य मंत्री ने कहा, कानूनी दायरे में हो विरोध। राजेश जोशी समेत 7 और साहित्यकारों ने लौटाया अकादमी सम्मान। अभिव्यक्त की आजादी खत्म करने का लगाया आरोप। 23 अक्टूबर को अकादमी की आपात बैठक। 1 नवंबर से दिल्ली आने वाले कमर्शियल वाहनों पर लगेगा प्रदूषण सरचार्ज। एनजीटी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। 700 से 1300 रुपए तक की वसूली के आदेश। केपीएस ओली बने नेपाल के प्रधानमंत्री। 2 उप प्रधानमंत्री और 5 मंत्रियों ने ली शपथ। देश को संकट से निकालना सबसे बड़ी चुनौती। और आइए देखते हैं पहली खबर। नेपाल में आज केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। ओली को राष्ट्रपति रामवरण यादव ने शपथ दिलाई। उनके मंत्रिमंडल में 2 उप प्रधानमंत्री और 5 मंत्री होंगे। विजय कुमार गजधर और कमल थापा को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। नए प्रधानमंत्री के सामने मौजूदा हालात से निपटने के अलावा मधेशी समुदाय की नाराजगी को दूर करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामवरण यादव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने देश के मौजूदा संकट को जल्द खत्म करने पर जोर दिया। 63 साल के ओली नेपाल में नए संविधान के तहत चुने गए पहले प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की माओवादी समर्थित सीपीएन यूएमएल पार्टी के प्रमुख केपी शर्मा ओली ने बड़े अंतर से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार सुशील कोइराला को हराया। ओली को 338 और कोइराला को 249 सांसदों ने वोट दिया। नए संविधान के तहत हुए इस चुनाव में कुल 587 सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को जीत पर बधाई दी है और नेपाल के साथ मजबूत संबंधों पर भी जोर दिया है। उन्होंने ओली को भारत आने का न्योता भी दिया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने भी ओली को बधाई दी है। ये प्रजातंत्र का एक अभ्यास हमने शुरू किया है कि मध्यपाती सिस्टम और मध्यपाती सिस्टम में बहुलवाद का स्थान। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी ओली के सामने बड़ी चुनौती नाराज मधेशी समुदाय को मनाने की है। साथ ही उन्हें भारत नेपाल सीमा पर सामान्य हालत बहाल करने की चुनौती से भी गुजरना होगा। महीने भर से चल रहे मधेशी समुदाय के विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल ईंधन और दूसरी जरूरी सामानों के संकट से जूझ रहा है। केपी ओली के सामने भूकंप से तबाह नेपाल के पुनर्निर्माण और लोगों के पुनर्वास की भी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कि ओली साहब जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनके अगर नेचर और तक के पुराने मैं इतिहास को देखूं, किस तरीके का व्यक्तित्व उनका है और जिस तरीके के हालात इस वक्त नेपाल में हैं, उस लिहाज से कितना बड़ा संकट है, कितनी बड़ी चुनौती है आपकी नज़र उनके सामने? देखिए, कोई भी इस वक्त पे जब नेपाल एक क्रॉस रोड्स पर है, कोई भी प्रधानमंत्री का पद संभालता तो मुश्किल काम तो सामने है ही। और मेरी राय तो ये है कि केपीएस ओली शर्मा के सामने तो ये जो कार्य है नेपाल को आगे ले जाने का, शांति वापस लाने का, खासकर तेराय में जहाँ मधेशियों का और थारू जनजातियों का आंदोलन चल रहा है, ये मेरे ख्याल और भी मुश्किल होगा। ओली साहब जो है वो सीपीएन यूएमएल के लीडर हैं। जेल भी गए थे पुराने ज़माने में, लेकिन काफ़ी सालों से वो उनमें से माने जाते हैं कि बड़े कंजर्वेटिव जो हैं, जो पहाड़ी बाउन क्षेत्रीय ब्राह्मण और क्षत्रिय के डोमिनेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही रखना चाहते हैं। और मधेशी लोगों में ये फीलिंग है, उनकी ओली साहब की छवि है मधेशी में कि ये संविधान जो बना है अभी, जिसमें मधेशी लोग और जनजाति लोग, थारूआन लोग ये समझते हैं कि उनके जो आशाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, उनसे विश्वासघात हुआ है, उनमें
ये कराने के लिए वो कहते हैं कि ओली साहब सबसे आगे थे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा जोर दिया इन डिस्कशंस में। तो ये छवि लेके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब दुनिया के इतिहास में ये है कि एक बार जब गद्दी पे आदमी बैठता है या बैठती है, तो कभी कभी ये होता है कि अपने जो पुराने एजेंडा है उस पे वो लग जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि गद्दी पर बैठने से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और देश के एजेंडे पर आगे और देश के एजेंडा पर आना पड़ता है। अब ये देखिए, अब 2 उपमंत्री हैं और प्रधानमंत्री ओली साहब हैं। राजनीति में जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में एक स्ट्रेंज बेड फेलोज, राजनीति में बड़े अजीब दोस्त बनते हैं। एक है मिस्टर ओली, CPN UML के, जिनका छवि बड़ा कंजर्वेटिव सा है, पहाड़ी लीडर ऐसा छवि है जो चाहते हैं कि उनका डोमिनेशन बना रहे। प्लेन्स के जो पीपल हैं वो उनको सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन के ही रूप में देखते हैं। लेकिन 2 साथ में विजय गच्छीदार हैं जो कि थारूर के सबसे बड़े लीडर हैं और जो थारू मधेशी के साथ झगड़ा कर रहे हैं संविधान के ठीक न होने के कारण। और है कमल थापा जो राजा के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। खास तो आप एक कंजर्वेटिव, एक लीडर जो सोशलिस्ट थे अब कंजर्वेटिव से हैं, साथ में एक लीडर है थारूस के जो एजिटेशन में लगे हुए मैं हैं। इसीलिए जानना चाह रहा था कि असल में जो कॉम्बिनेशन है इस वक्त, मैं कहूँ कि टॉप 3 की पोजीशनिंग के लिहाज से, वो संकेत क्या दे रही है? किस दिशा में नेपाल आगे बढ़ेगा, किस तरीके से चुनौती से निपटेगा? क्या एक बेटर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं या फिर इसके पीछे भी कहीं कुछ दूसरे तरह के संकेत आप देख रहे हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा एनालाइज किया जाए तो जो भी आप नतीजे पे पहुंचेंगे वो गलत होगा। ये एक वोट जीतने के लिए, प्राइम मिनिस्टीरियल वोट जीतने के लिए ओली साहब ने सभी से बात की थी। अब उनका मेन सपोर्टर जो है जिसके वजह से वो वोट जीते, वो है माओवादी, जिनके नंबर 1 विरोधी थे जब माओवादी इंसर्जेंसी था, ओली साहब। थे। तो ये एक पॉलिटिकल गिव एंड टेक है वोट तक। अब वोट हो गया है, उसके जो लेना देना तय किया गया था वो हो गया। अब आगे देखना पड़ेगा कि जो नए प्रधानमंत्री हैं और उनके साथी जो हैं कैबिनेट में, या तो वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और एक अकोमोडेशन का हाथ बढ़ाएंगे मधेशी और तेराई के तरफ, जो मार्जिनलाइज हैं, जनजाति, दलित, मधेशी, या कुछ कट्टर पॉलिसी दिखाएंगे, आर्मी को फिर से डिप्लॉय करेंगे जो वहाँ था, अभी तो निकाल दिया गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरफ उनकी, ये नहीं कि वो कहते क्या हैं, ये कि वो करते क्या हैं। ये बहुत अहम होगा कि करते क्या हैं। और जो एक मैं कहूँ कि अब तक की उनकी छवि रही, उससे उनको बाहर भी शायद आना पड़े, क्योंकि जिस तरीके की छवि है जो कि शिवशंकर जी कह रहे हैं कि बहुत अहम है, कि उससे अलग देश के एजेंडे पर उनको आगे आना होगा या आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है, तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में आज पहले दौर की 49 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया और पहले दौर के लिए आज कुल 57% वोट डाले गए, जो 2010 विधानसभा चुनाव से 7% ज्यादा है। ये तस्वीरें हैं बिहार में पहले दौर के मतदान की।
इस दौर में 49 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी तादाद पहुंची। पहले दौर में कुल 1,35,72,339 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार था। लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। During this phase, the turnout for this phase has been very encouraging. While in the previous election, it was about 50.85%. This time on and up till now, the information received is that it is 57%. Maybe that it will step up further by 1 or 2%. विधानसभा चुनाव के इस चरण में 10 जिलों समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य सीटें हैं तो वहीं 8 अनुसूचित जातियों और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा तो लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना नहीं भूले। बिहार के विकास को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। बिहार का विकास मुद्दा है, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। मैं विकास के मुद्दा पर आई हूँ, देश के उन्नति के लिए, अपना हक को उठाने के लिए, विकास के लिए आई हूँ, अपना कर्तव्य समझ कर आई हूँ। मुद्दा तो विकास ही होगा, सबका उन्नति हो, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसकी कामना करते हैं, इसलिए अपना दायित्व निभाने आए हैं। बिहार का विकास समान रूप से हो, इसलिए वोट करना जरूरी है। पहले दौर में 49 सीटों पर सबसे ज्यादा 41 पर बीएसपी, 27 पर बीजेपी, 25 पर सीपीआई, 24 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 13 पर एलजेपी, 12 पर सीपीएम, 8 पर कांग्रेस, 6 पर आरएलएसपी और 6 पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के 210 और 194 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 583 उम्मीदवारों की किस्मत सोमवार को ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें 54 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 16 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। अभी मिली जानकारी के अनुसार करीब 57% मतदान हुआ है, जो पहले की 2010 के मुकाबले में करीब 6.25% अच्छा मतदान माना जा रहा है। बेगूसराय से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण का, जो आज दिन भर नजर रखे हुए थे, अलग अलग इलाकों में गए जहां पर मतदान चल रहा था। रविंद्र, मैं कहूं कि बहुत ही रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, तो क्या माना जाए कि विकास का सपना या विकास की चाहत लोगों को पोलिंग बूथ तक ले गई? जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। विकास की चाहत शायद लोगों को जो है पोलिंग बूथ पर ले गई, लेकिन इस विकास के नाम पर हम लोग जो इलेक्शन कमीशन की मेहनत थी उसको हम लोग जाया नहीं कर सकते हैं। लगातार कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने, तमाम लोगों को जागरूक करने का अलग अलग जो है तरीके से प्रयास किए, और उसका भी एक बड़ा अहम रोल है। जो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बायकॉट कॉल आया था नक्सल मूवमेंट, जो नक्सल की बेल्ट है उसमें, उसके बावजूद इन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से भी भय मुक्त जो है माहौल दिया जा सके, ताकि मतदाता जो है वो वोट करने के लिए आए और उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। बहुत कोशिश की है चुनाव आयोग ने, और उसी का असर, रैलियां निकाली हैं, नुक्कड़ सभाएं की हैं, उसका साफ असर ये दिख रहा है। इसके अलावा जो है इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 1.2 लाख जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज को जो है इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है, उनकी तैनाती की गई है, और बिहार पुलिस जो है उसको चुनाव के बंदोबस्त जो है वोटिंग है वहां से दूर रखा गया। शायद यही वजह है रविंद्र की इस बार शायद किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि वहां की लोकल पुलिस को पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा अंतर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो पहले दौर की वोटिंग शांतिपूर्ण रही है, लेकिन दूसरे दौर के लिए प्रचार अभियान इस वक्त अब चरम पर है। दूसरे दौर के लिए 16 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहानाबाद और भभुआ में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जेडीयू के बर्खास्त मंत्री अवधेश कुशवाहा का मसला भी उठाया, तो महागठबंधन की तीखी आलोचना की और प्रदेश के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की जनता से अपील की। पहले मतदान। पहले दौर के मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दौर के प्रचार में व्यस्त रहे। जहानाबाद और भभुआ में
जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की। ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? उन्होंने विकास के लिए एनडीए को जीत दिलाने की गुजारिश की, साथ ही भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार भी किया। जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से विशेष पैकेज का हिसाब भी मांगा। उनका आरोप था कि राज्य सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते अब तक जनता के पास उनका पैसा नहीं पहुंचा। भभुआ में रैली के लिए देर से मिली इजाजत पर भी प्रधानमंत्री ने चुटकी ली। परमिशन मिल गई तो फिर गए कि भले मोदी सभा करे, लेकिन किसी टीवी पर दिखाई देना नहीं चाहिए, वरना बिहार में जहां मतदान हो रहा है, हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भभुआ में चुनाव के दिन षड्यंत्र की आशंका जताई और चुनाव आयोग से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने का निवेदन किया। नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को एक बार फिर महास्वार्थ बंधन करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिजली के मुद्दे पर फिर से आड़े हाथ लिया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ दूसरी खबरें। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर आज स्याही फेंक दी। शिवसेना कुलकर्णी के पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का मुंबई में विमोचन का विरोध कर रही है। राजनीतिक दलों ने इस घटना की तीखी निंदा की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सुधींद्र कुलकर्णी को घर से निकलते ही घेर लिया और उनके चेहरे पर स्याही पोत दी। शिवसेना पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी की किताब के मुंबई में विमोचन का विरोध कर रहे थे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी ने घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। भारत का लोकतंत्र इसका अपमान है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने उसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। अगर उनका कहना है कि ये काम शिवसैनिकों ने किया है तो किया है। वो भी देश के प्रति उनकी जो भावना है, राष्ट्रभक्ति की जो अंगार है उनके मन में और दिल में, ये उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बीजेपी समेत दूसरे दलों ने घटना की निंदा की है। This is absolutely ridiculous and it is this kind of violent, vicious communalism of the Shiv Sena and its ilk that stands in the way of better relations between our two countries. देश के लिए बहुत चिंता की बात है और कोई भी करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति को और असहिष्णुता को fully अस्वीकार करें। This is competitive intolerance. It is competitive communalism. It is competitive politics, not to make an India but to break India, and we strongly condemn it. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कार्यक्रम को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सभी विदेशी नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विरोध संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। There is a freedom of protest. That is a freedom of expressing your disagreement with anything. You have a right to disagree on any issue, but the way to protest in a particular manner which harm somebody, other person's interest, that is not good. पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी अपनी किताब नीदर ए हॉक नॉर ए डव के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेने भारत आए हुए हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इस कार्यक्रम का आयोजक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीरी लेखक गुलाम नबी ख्याल और राजेश जोशी समेत 7 और साहित्यकारों ने आज साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने का ऐलान कर दिया। अब तक 16 साहित्यकारों ने देश में सांप्रदायिक हिंसा, कवि और लेखकों पर हो रहे हमले के विरोध में अपने पुरस्कार वापस किए हैं। इधर साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई है। पिछले एक हफ्ते में 16 कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। सोमवार को लेखक मंगेश डबराल, राजेश जोशी और मशहूर कश्मीरी लेखक गुलाम नबी ख्याल समेत 7 रचनाकारों ने पुरस्कार लौटाने का फैसला किया। प्रोफेसर कलबुर्गी का हत्या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर किया हुआ हमला है। मैंने इसका खंडन करते हुए इस्तीफा दिया हूं। साहित्य अकादमी भी
खंडन करना चाहिए। एकेडमी के अध्यक्ष महोदय इसके बारे में बयान देना मैं उचित समझता हूँ। हालांकि साहित्य अकादमी ने इन लोगों की ओर से पुरस्कार लौटाने की पेशकश नहीं मिलने की बात कही है। अकादमी के अध्यक्ष ने 23 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है। मैंने साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल की संकटकालीन या इमरजेंट बैठक बुलाई है 23 अक्टूबर को। सभी भाषाओं के एक एक लेखक होते हैं कार्यकारी मंडल में, तो सारी भाषाओं की तरफ से विचार हो जाएगा। सबसे पहले नयनतारा सहगल ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया। इसके बाद अशोक वाजपेयी, सारा जोसेफ, शशि देशपांडे, उर्दू उपन्यासकार रहमान अब्बास ने पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी ने भी कवि और लेखकों के कदम का समर्थन किया है। साहित्यकार देश में सांप्रदायिक हिंसा, कवि और लेखकों पर हो रहे हमले के विरोध में पुरस्कार लौटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली आने वाले वाणिज्यिक वाहनों को 1 नवंबर से पर्यावरण शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह आदेश दिया। छोटे वाहनों को 700 और बड़े वाहनों पर 1300 रुपये देने होंगे। 1 नवंबर से 29 फरवरी तक प्रायोगिक तौर पर यह सरचार्ज लगेगा और इसके बाद उसकी समीक्षा होगी और फिर आगे पर फैसला। दिल्ली में हर दिन करीब 66,000 कमर्शियल वाहन आते हैं। इनमें दिल्ली के 127 एंट्री पॉइंट पर यह सरचार्ज वसूला जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा की कई इमारतें गिराने का आदेश दे दिया है। पटवारी गांव में शमशान की जमीन पर 2000 वर्ग मीटर में बनी सुपरटेक की बिल्डिंग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 6000 वर्ग मीटर में तालाब की जमीन पर बनी आम्रपाली ग्रुप की इमारत और रुगलपुर में 35,000 वर्ग मीटर में बनी जगत तारण की बिल्डिंग 2 महीने के अंदर गिरानी होगी। एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ये जमीन वापस किसानों को लौटाने को कह रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्व बैंक समूह में भारत समेत दूसरे विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ाने को कहा है। पेरू की राजधानी लीमा में उन्होंने विश्व बैंक में पूंजी बढ़ाने की मांग की, जिससे विकास के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। वित्त मंत्री विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के कामकाज में विकासशील देशों की वोटिंग का अधिकार बढ़ाकर उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। वित्त मंत्री ने इस पर जोर दिया कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के लिए सालाना $100 अरब के संसाधन जुटाने की अपनी प्रतिबद्धता पर पूरी भी करनी चाहिए। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।